वे दरिंदे जुर्म के रास्ते पर चलते हुए जो अपनी पुरानी खोई हुई शान-ओ-शौकत और दौलत और शोहरत थी, वो वापस लौटाना चाहते थे। क्या दौलत हासिल करने का यही एकमात्र जुर्म का ही रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज़ पे हैं और जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर के आते हैं। तो ये भी कहानी जो है वो सच्ची घटना के ऊपर ही आधारित है। वो एक दहशत भरा पत्र था। पत्र पढ़ते-पढ़ते मुश्ताक अली के जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वो ये सोच-सोच के और काँप रहे थे कि अगर उनकी पत्नी को ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा? उनकी नज़रें इधर-उधर घूमीं, उनकी नज़रों ने अपनी पत्नी को इधर-उधर देखा, तो उन्हें लगा कि शायद वो रसोई घर में कुछ काम कर रही है। वो पत्र पढ़ते ही जा रहे थे। पत्र में कुछ ये लिखा था कि आपको अपने हाथ में नोटों से भरा हुआ काला थैला लेकर के नदी के किनारे से जो रास्ता जाता है, उस किनारे रास्ते पर आना है। उस रास्ते पर लगभग 1 फरलांग तक आप चलेंगे, तो आगे एक जंगल दिखाई देगा। जंगल से पहले एक कुआँ है और वो कुआँ जो है सूखा है। उस कुएँ से ही एक दाईं ओर के लिए रास्ता मुड़ता है। उस रास्ते पर आगे चलेंगे तो एक खंडहर नुमा जगह है और हाँ, ये याद रखना अपने साथ आपको टॉर्च भी लेके आना है। लेकिन उस टॉर्च का आपको इस्तेमाल नहीं करना है और वो टॉर्च आपको जलाना भी नहीं है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रात के अंधेरे में करनी है। आगे आप चलेंगे तो जो खंडहर नुमा जगह है वहाँ पर आपको काला थैला रख देना है और उस पर उस टॉर्च से 3 बार रोशनी डालनी है। 3 बार रोशनी डालने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और आप बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते पर सीधे लौट जाएँगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया या आपने किसी और लोगों को भनक लगने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पत्र पढ़ने के बाद मुश्ताक अहमद का जो कलेजा था वो मुँह को आ गया था। इसके साथ ये भी लिखा था कि ये काम कल रात 11 बजे आपको करना है। तुम्हारी ज़रा-सी चालाकी तुम्हें मौत के अंजाम तक पहुँचा देगी और ज़्यादा होशियारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये पत्र जब तुम्हें मिल जाए, तो अपने घर के सामने वाले पोल पे लाल कपड़ा बाँध देना और याद रहे, काला थैला, उसके अंदर 50,000 रुपए, टॉर्च की रोशनी और सूखा कुआँ। ज़्यादा होशियारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्र पढ़ने के बाद मुश्ताक अहमद जो थे, उनका कलेजा सूख गया था। बहुत देर सोचने के बाद, घंटों तक वो सोचते रहे, अपने दिमाग पर ज़ोर डाला और उस पत्र को उठा कर के वो सीधे सीलमपुरा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। सीलमपुरा पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ के जो तत्कालीन सब इंस्पेक्टर थे, महेंद्र सिंह सापरा, उन्हें वो पत्र दिखाते हुए कहते हैं, जब सब इंस्पेक्टर ने उस पत्र को पढ़ा, तो उन्होंने मुश्ताक के सूखे और मुरझाए चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मुझे यही उम्मीद थी। खैर, परेशान मत हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपराधियों को जल्दी पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर सापराम ने तत्काल ही इंस्पेक्टर रामस्वरूप को बुलाया और उन्हें वो पत्र दिखाते हुए कहा कि ये पत्र है और इस पत्र को आप पढ़िए और आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दीजिए। और हाँ, ये मुश्ताक जी हैं, अगर इनसे कुछ पूछताछ करनी हो तो आप मुश्ताक जी से पूछताछ भी कर लीजिए। 13 फरवरी 1985 को इंस्पेक्टर सापरा ने 2 सिपाहियों को उनके घर के पास तैनात कर दिया, जो कि सादे कपड़ों में थे। आमतौर पर उनके घर के आसपास जो इलाका था, वहाँ पर रोज़मर्रा के लोग निकलने वाले थे, वो निकलते रहे। शाम हो चली थी। उन्होंने उस पत्र के मुताबिक उनके मुश्ताक अहमद के सामने वाले पोल पर जो लाल कपड़ा था, वो भी बँधवा दिया था।
शाम का वक्त हो चला था। दोनों सिपाही पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे। शाम का वक्त हो चला था, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ऐसा संदिग्ध नहीं आया जिससे कि उन्हें उनके ऊपर शक हो। अंततः शाम को 5 बजे दोनों सिपाही थाने पर रिपोर्टिंग करने के लिए लौट आए। रात को 8 बजे 5 पुलिस वाले सादे कपड़ों में, जैसा कि उस खत की भाषा में लिखा हुआ था, उस खत की भाषा के मुताबिक 5 पुलिस वाले सादे कपड़ों में जंगल की ओर बढ़ गए। रात का 10 बजे का वक्त हो रहा था। उस सूखे कुएं के पास से निकल करके आगे जो खंडहर नुमा जगह थी, वहां पर जाकर के इर्द गिर्द लगभग 30 या 40 फीट की दूरी से वो अपनी अपनी आड़ लेकर के बैठ गए। तय वक्त के मुताबिक मुश्ताक अहमद ने वैसा ही किया। उन्होंने उस काले कपड़े में 50,000 रुपए ले जाकर के उसको वहां पर रख दिया और उसके ऊपर 3 बार टॉर्च की रोशनी लगा करके वो वापस लौट आए। पुलिस के सिपाही सादे वेश में लगभग रात भर देखते रहे कि कोई ना कोई संदिग्ध व्यक्ति इस थैले को उठाने के लिए आएगा, लेकिन ये योजना उनकी असफल रही। पूरी रात पुलिस वालों की आंखों ही आंखों में गुजर गई, लेकिन कोई उस थैले को उठाने के लिए नहीं आया। रात भर आंखों ही आंखों में गुजारने के बाद पुलिस उस काले थैले को वापस लेकर के थाने लौट आई। आज से ये बात जाहिर थी कि पुलिस वालों की उस हरकत की भनक अपराधियों को किसी न किसी तरीके से लग गई थी। उस थैले को लेने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्ताक अहमद जो थे, वो जाफराबाद, दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहते थे और जहाँ पर उनकी एक हीटर बनाने की फैक्ट्री थी। उनके परिवार में पत्नी यास्मीन के अलावा 3 बच्चे थे, जिनमें 8 वर्ष, 6 वर्ष के 2 पुत्र वाजिद और अजमत तथा 3 वर्षीय बेटी रानी, जिसका कि 11 फरवरी को अपहरण हो चुका था। ये मुश्ताक की बड़ी ही लाडली बेटी थी और अचानक उसका अपहरण हो जाने से परिवार जो था वो बेहद ही सदमे में था और बहुत ही परेशान था। अंततः उन्हें जब उन अपहरणकर्ताओं का पत्र मिला तो उन्होंने एक फैसला लिया कि सीधे ले जाकर के उन्होंने थाना सीलमपुरा में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सीलमपुर के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सापरा ने 2 सिपाहियों को रानी की खोज में लगाया और साथ ही उसका हुलिया जो था वो चित्र मिसिंग पर्सन स्क्वाड को भी भेज दिया। रानी के अपहरण की जांच का काम सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप को सौंप दिया। इंस्पेक्टर रामस्वरूप अभी रानी के अपहरण की खोज कर ही रहे थे कि 12 फरवरी को मुश्ताक अहमद को अपहरणताओं का फिर पत्र मिल गया, जिसमें उन्होंने रानी के जिंदा वापस करने की कीमत 50,000 रुपए मांगी थी। यह रकम काले थैले में भरकर जाफराबाद के बाहर जंगल में सूखे कुएं पर पहुंचाने को कहा गया था। चूंकि पुलिस की पहली योजना असफल रही, अतः इंस्पेक्टर सापरा को लगा कि अपहरणताओं को शायद पुलिस की गतिविधियों का अंदाजा जो है वो हो गया है। सोच विचार के बाद इंस्पेक्टर सापरा ने मुश्ताक अहमद को निर्देश दिया कि वह अपने गली मोहल्ले में इस बात का प्रचार करें कि उनकी बेटी रानी मिल गई है और कोई भी व्यक्ति उन्हें परेशान करने के लिए व्यर्थ ही फिरौती के पत्र लिख रहा है। सापरा के निर्देशानुसार मुश्ताक अहमद ने ऐसा ही किया। 18 फरवरी की शाम को मुश्ताक अहमद को अपने आंगन में एक पत्र और पड़ा मिला। पत्र अंतर्देशीय था और 15 फरवरी को लिखा गया था। पत्र का जो मजमून था वो कुछ इस तरह था। आप लोग बड़े जोर शोर से कह रहे हो लड़की का अपहरण नहीं हुआ है, क्या यह सच है? इस पत्र के साथ कपड़े की एक कतरन भेज रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं है कि यह कतरन रानी के उसी फ्रॉक की है जो उसने अपहरण वाले दिन पहन रखी थी। अब इस कतरन उसकी फ्रॉक की कतरन के टुकड़े को देखकर अपने दिल पर हाथ रख कर के पूछना कि क्या तुम्हारी बिटिया तुम्हारे पास है? ऐसा पत्र जब मुश्ताक अहमद को मिला तो उनका कलेजा एक बार फिर सिहर उठा। उन्होंने सोचा कि बिना पुलिस को बताए हुए ही फिरौती की रकम का जैसे-तैसे इंतज़ाम करके
अपहरणकर्ताओं को दे देते हैं और रानी को छुड़ा लेते हैं। लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि ये ठीक नहीं होगा और वो फिर से एक बार सीलमपुरा थाने पहुँच गए। वो पत्र भी उन्होंने इंस्पेक्टर सापरा को दिखाते हुए कहा कि ये पत्र मिला है और उस पत्र में लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि याद रखना, अगर तुमने इस दरिंदे की बात नहीं मानी, तो तुम अपनी बेटी का मुँह कभी दोबारा नहीं देख पाओगे और बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो इसलिए मेरी बात को हल्के में मत लेना। उस पत्र के अंत में इस बार भी पहले पत्र की भांति ना तो लिखने वाले ने अपना नाम लिखा हुआ था और ना ही उसका कोई पता लिखा हुआ था। मुश्ताक अहमद जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए। इंस्पेक्टर सापरा मुश्ताक अहमद को फिर से एक बार ढांढस बंधाते हुए ये कहने लगे कि आपकी बेटी के अपहरणकर्ता जो भी हैं, वो जल्द ही पकड़े जाएँगे और वो पेशेवर किस्म के अपराधी नहीं प्रतीत होते हैं, वो नए ही प्रतीत होते हैं। मुझ पर भरोसा रखो और परेशान मत हो, आप अपने घर जाइए। आपकी बेटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। 20 फरवरी की रात 8 बजे ही पुलिस की पार्टी, जैसा कि तय वक़्त के मुताबिक, सूखे कुएँ के पास जाकर के छिप गई और वो नोटों से भरा हुआ काला थैला उस खंडहर में पूरी रात रखा रहा, लेकिन इस बार भी कोई भी उस थैले को लेने नहीं आया। पुलिस को इस बार भी बड़ी मायूसी हुई। पुलिस ने जब इस योजना की असफलता का विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि अपहरणकर्ता जो हैं वो कोई न कोई मुश्ताक अहमद के बेहद करीबी हैं जो उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। इस बार उन्होंने दूसरे तरीके से अपराधियों को पकड़ने की योजना बना डाली। इधर वक्त भी गुजर रहा था। लगभग 4 दिन गुजर गए। ना तो अपहरणकर्ताओं की तरफ से कोई खबर आई और ना ही कोई सूचना। 24 फरवरी दोपहर 2 बजे का वक्त था। अचानक ही मुश्ताक अहमद को अपने आंगन में एक पत्र पड़ा मिला। पत्र अंतर्देशीय था और उस पर लिखा हुआ था कि मुश्ताक अहमद को दरिंदों का सलाम। हमने 2 पत्र लिखे लेकिन उन दोनों पत्रों का जवाब आपने ज़िम्मेदारी से नहीं दिया और मेरे इतने समझाने के बावजूद भी आपने सारी खबर पुलिस वालों को दे दी। आपको इस पत्र के साथ हम लोग अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा वापस चाहते हो, तो 26 फरवरी की रात को 12 बजे रेलवे लाइन के पास खंडहर पर 50,000 की बजाय 25,000 रुपए पहुंचा दो। अगर पैसे नहीं पहुंचा सके तो 28 फरवरी को उसी जगह से तुम अपनी बेटी रानी की लाश को उठा लेना। रुपया काले थैले में ही लाना और खंडहर की दीवार पर सड़क की ओर रख देना। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। 2 दरिंदे। मुश्ताक अहमद ने यह पत्र भी पुलिस को दे दिया। पत्र पढ़ने के बाद महेंद्र सिंह सापरा को पक्का विश्वास हो गया कि अपहरणकर्ता जो भी हैं, वो मुश्ताक अहमद के करीबी ही हैं। 26 फरवरी की शाम को इंस्पेक्टर सापरा ने मुश्ताक अहमद को थाने बुलाकर समझा दिया कि आज रात को 12 बजे काला थैला लेकर के उन्हें खंडहर में पत्र में बताई गई जगह पर ही जाना है। उसी दिन सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप जो थे, वो अपनी ट्रैप पार्टी के साथ मिलकर उसी खंडहर जा पहुंचे और सभी लोग सादी वर्दी में ही थे। अंधेरा भी हो चला था। अपहरणकर्ताओं ने जहां पर पैसा पहुंचाने की बात कही थी, वो जीटी रोड और रेलवे क्रॉसिंग के बीच का स्थान था। और चूँकि ग्रीन पार्क के नाम से वो था, तो वहाँ पे प पेड़-पौधे और बाकी सारी चीज़ें थीं, तो ट्रैप पार्टी के लिए ये बात आसान थी कि वहाँ पर वो लोग अपने आप को किसी न किसी तरीके से छिपा सकते थे। तय वक़्त के मुताबिक काला थैला जो था, वो मुश्ताक अहमद ने जाकर के उस खंडहर की दीवार पे ही रख दिया और वापस आ गए। क्योंकि ट्रैप पार्टी जो थी, वो पहले से ही पोज़ीशन लिए हुए बैठी थी
और इस बार पुलिस वालों ने बिल्कुल ही किसी को भनक नहीं होने दी थी। वो लोग वहीं पर अपना जाल बिछाए हुए बैठे थे। वक़्त धीरे-धीरे गुज़र रहा था। 10 बज चुके थे रात के, 11 बजे, 12 बज गए। लगभग 1 बजे के समय उन्हें कुछ आहट सुनाई दी उसी जंगल में। वो आहट जीटी रोड के किनारे से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। चूँकि घुप अंधेरा था, तो ट्रैप पार्टी को भी ये स्पष्ट रूप से ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये काला साया किस व्यक्ति का है। खैर, वो काला साया धीरे-धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था और धीरे-धीरे वो जंगल में दाखिल हुआ। उसने दाएँ नज़र डाली, बाएँ नज़र डाली और फिर एक बीड़ी को सुलगाने के बाद में गहरे-गहरे कश लेते हुए वो खंडहर की दीवार की तरफ बढ़ चला। बढ़ने के बाद में उसने एक बार फिर से इधर-उधर नज़र दौड़ाई। जब उसे ये विश्वास हो चला था कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, तभी उसने अपना हाथ थैला उठाने के लिए बढ़ाया और जैसे ही उसने अपना हाथ थैला उठाने के लिए बढ़ाया कि एक कड़क की ज़ोरदार की आवाज़ सुनाई दी, "खबरदार! थैला उठाकर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूँगा। होशियारी तुम्हारी इसी में है कि अपने हाथ ऊपर खड़े कर दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो।" इसी आवाज़ को सुनते ही वो जो काला साया था वो काफ़ी घबरा गया और उसके हाथ से जो काला थैला था वो भी छूटकर जा गिरा। इंस्पेक्टर रामस्वरूप की ट्रैप पार्टी ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे थाने लेकर लौट आई। पुलिस की पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम खूबी सिंह बताया। खूबी सिंह मूलतः ग्वालियर का रहने वाला था। वह पिछले 1.5 वर्ष से शाहदरा स्थित मेटल वर्क्स में नौकरी करता था और शाहदरा की जनता कॉलोनी के क्वार्टर नंबर एच 214 में रहता था। खूबी सिंह ने बताया कि मुश्ताक अहमद की बेटी रानी का अपहरण उसने और यूसुफ ने किया था। अब पुलिस के सामने ये एक चीज़ और थी कि एक दूसरा व्यक्ति जो यूसुफ नाम का था, वो भी इस अपहरण की घटना में शामिल था। उसके बाद खूबी सिंह ने बताया कि यूसुफ जाफराबाद की गली नंबर 29 के मकान नंबर 934 में रहता था और चावला मेटल वर्क्स में खूबी सिंह के साथ ही काम करता था। उसका घर मुश्ताक अहमद के घर के करीब ही था और वह उनकी संपन्नता से भी काफ़ी परिचित था। यही वजह थी कि खूबी सिंह ने यूसुफ को अपने इस प्लान में शामिल किया था। रानी कहाँ है? ये पूछने पर खूबी सिंह ने बताया कि रानी जनता कॉलोनी शाहदरा स्थित उसके क्वार्टर नंबर एच 214 में ही है और यूसुफ उसके पास ही है। उसी रात पुलिस खूबी सिंह को लेकर उसके क्वार्टर पर पहुंची। मुश्ताक अहमद भी साथ थे। पुलिस के निर्देशानुसार खूबी सिंह ने यूसुफ को आवाज देकर दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ बोला, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। आवाज सुनते ही फौरन यूसुफ ने दरवाजा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही पुलिस ने धड़धड़ाकर अंदर जाकर के यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछा कि रानी कहाँ है? तो उसने पलंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो सो रही है। मुश्ताक अहमद ने सोती हुई रानी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और चैन की सांस ली। पुलिस ने खूबी सिंह और मुश्ताक के साथ में बाकी ये जो अपराधी थे, इन सभी को लेकर के वो थाने लौट आई। पुलिस ने जरूरी कार्यवाही करने के बाद में रानी को उसके अब्बा मुश्ताक अहमद को सौंप दिया। करने पर उन दोनों से पता चला कि कुछ समय पहले तक यूसुफ का परिवार काफ़ी संपन्न था, काफ़ी उनके पास धन दौलत थी। उसके पिता अजमेरी का अपना ट्रक था, लेकिन बाप बेटे दोनों को एक बेहद ही बुरी लत लगी थी। दोनों ही जुए और शराब के आदी थे। इन बुरी लतों के कारण ही उनका ट्रक बिक गया। बाकी सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी जायदाद थी, वो भी इन सभी बुरी आदतों की भेंट चढ़ गई। कुछ समय पहले लगभग यूसुफ का भी विवाह हुआ था। यूसुफ की शादी में जो उसे एक स्कूटर मिला था, वो भी उसकी बुरी सोहबतों के कारण नहीं रहा। स्कूटर की बात को लेकर के उसकी बीवी उसे कभी-कभी ताना दिया करती थी और जिस ताने से तंग आकर के वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से उसे बहुत जल्दी ही अपनी खोई हुई दौलत और शोहरत वापस करनी है। लेकिन
वो ये नहीं जानता था कि जिस दौलत और शोहरत के पीछे वो दौड़ रहा है, जिस रास्ते पर वो दौड़ रहा है, वो रास्ता सीधा उसे जेल की काल कोठरी के अंदर ले जाएगा। एक दिन की बात है, यूसुफ की नज़र मुश्ताक अहमद की संपन्नता पर पड़ी। वो ये जानता ही था कि इनके कोठी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, दौलत की और कोई कमी नहीं है। तो उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है और वो प्लान ये था कि उसने मुन्नी के अपहरण करने की योजना बनाई और इस योजना में उसने खूबी सिंह को भी शामिल कर लिया। क्योंकि खूबी सिंह जो था वो भी एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके खिलाफ भी उसके जो जहाँ वो रहता था वहाँ के थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 11 फरवरी को जब मुश्ताक अहमद की बेटी रानी गली में बच्चों के साथ खेल रही थी तो यूसुफ का दांव चढ़ गया। वह जानता था कि मुश्ताक अहमद इस समय अपनी फैक्ट्री में होंगे और उनकी पत्नी घर में। उचित मौका देख यूसुफ ने रानी को टॉफ़ी दिलाने का प्रलोभन दिया और उसे उठाकर उड़नछू हो गया। रानी को रिक्शा में बैठाकर वह जनता कॉलोनी ले गया और खूबी सिंह के क्वार्टर में रख दिया। यूसुफ चूँकि मुश्ताक अहमद के पड़ोस में रहता था इसलिए उसे पता चला चला कि मुश्ताक अहमद ने पुलिस को बता दिया है। तो वह न तो स्वयं ही सूखे कुएँ के रास्ते वाली बताए गए स्थान पर गया और ना ही उन्होंने खूबी सिंह को वहाँ पर जाने दिया। दोन इसके बाद अंततः पुलिस की कि दोनों की गुप्त कार्रवाइयों ने उन्हें भ्रम में डाल दिया और वह लोग जाल में फँस गए। दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी हस्तलिपि के नमूने जांच के लिए भेज दिए, जो कि रिपोर्ट आने पर सही साबित हुए। उसे ये स्पष्ट हो गया कि जो पत्र लिखे थे वो खूबी सिंह और यूसुफ ने ही लिखे थे। 27 फरवरी को शाहदरा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी है? लाइक कीजिएगा इसको और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।